दोस्तों, स्वागत है आपका डेली अफेयर्स में। तो हम लोग झारखंड के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल आदि देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे मध्यकाल के संदर्भ में झारखंड की स्थिति। तो हम उन्हीं पॉइंट को इसमें रखा गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी जो सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन थे, जो बंगाल के थे, उनकी राजधानी नादिया पर आक्रमण करने के लिए इसने बंगाल से होकर जाके आक्रमण किया था। ठीक, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में देखें झारखंड को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। ठीक, और छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक उस समय थे बेनू कर्ण को विवश कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करें। ठीक, आगे देखें मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में झारखंड। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था मलिक बया। इसने हजारीबाग क्षेत्र पर चाईपाचा तक आ पहुंचा था। हजारीबाग के क्षेत्र में एक जगह है चाईपाचा, वहाँ पे इसने आ पहुंचा था। ठीक, पहुंच गया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक छिजुद्दीन आजमुल मुल्क को कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। कहाँ का? कोडरमा का शासक नियुक्त किया था। कोडरमा को पहले सतगावा कहा जाता था, तो वहीं का शासक नियुक्त किया था। ठीक, उसके बाद देखें फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में झारखंड की स्थिति देखें तो इसने सतगांव यानी कोडरमा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी फिरोज शाह तुगलक। और 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। ठीक, झारखंड के साहेबगंज हम लोग जानते हैं कि बंगाल और बिहार से लगा हुआ जिला है, एकदम ऊपर है। ठीक, तो सिकंदर लोदी के डर से जौनपुर के शासक एक हैं हुसैन शाह सरकी थे, वो झारखंड के साहेबगंज में शरण लिए थे 1494 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देते हैं अगला पॉइंट, शेरशाह के समय में झारखंड की स्थिति क्या थी। तो इसके शासनकाल में झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया शेरशाह के समय में। ठीक, और 1538 ईस्वी में इसकी सेनापति थे खवास खां, ठीक, ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी को प्राप्त किया था। ठीक, तो श्याम सुंदर क्या है? एक सफ़ेद हाथी। किसने प्राप्त किया था? खवास खान ने। ये किसका सेनापति थे? तो शेरशाह का। ठीक, आगे देखते हैं अकबर के बारे में। ठीक, तो रामपुर की लड़ाई हुई थी अकबर के शासनकाल में ही 1575 में मुगलों और अफगानों के बीच में। ये रामपुर जो है आज के रामगढ़ है। ठीक, अकबर जो है नागवंशी की राजधानी जो है खुखरा पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। इसका कारण ये है कि प्राप्त क्यों करना चाहता था? खोखरा, ये नागवंशी राजधानी थी कोकरा या खुखरा। ठीक, तो इसका कारण यह है कि इस पर प्राप्त क्यों करना चाहता था? तो दक्षिण की ओर जाने हेतु ये इस मार्ग का उपयोग करता था। ठीक, और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थी और साम्राज्य विस्तार के लिए ये बहुत जरूरी क्षेत्र था। ठीक, उसके बाद देखिए 1585 ईस्वी में शाहबाज खां, कौन खां? शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो शाहबाज खां को किसने भेजा था झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए? तो ये अकबर ने भेजा था। ठीक, और उसके बाद नागवंशी शासक उस समय थे मधुकरण शाह। ठीक, मधुकरण शाह, उसको शाहबाज खां ने पराजित कर दिया और मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लिया अकबर को। ठीक, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय किसने की? तो शाहबाज खां। शाहबाज खां कौन था? तो एक एजेंट था अकबर का। ठीक, आगे देखें 1579 ईस्वी में 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त होता है। ठीक, ये इसका जो टाइम लाइन है ये याद रखना है। 1589 ईस्वी में मानसिंह ने बिहार का झारखंड का सूबेदार नियुक्त होता है। 1590 ईस्वी में देखिए क्या करता है, एक साल बाद मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा भगवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर देता है। ठीक, तो चेरो का राजा कौन थे? भगवत राय को मानसिंह ने परास्त किया और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। और भगवत राय राजा बने रहे बशर्ते कि मुगल सेना पलामू में नियुक्त थी। अब देखिए भागवत राय तो परास्त हो गए, अधीनता स्वीकार के लिए मुगल का, लेकिन मुगल एक शर्त पे उनको फिर से राजा नियुक्त करती है कि मुगल सेना जो है पलामू में नियुक्त होगी। ठीक, इसके आधार पर उनको राजा बनाए रखा गया। उसके बाद देखिए 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद चेरो ने पुनः सत्ता स्थापित कर दी। तो 1605 ईस्वी में अकबर जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, फिर चेरो ने अपनी सत्ता को पुनः स्थापित कर दिया। उसके बाद आगे वाला पॉइंट देखें तो 1590 हमने देखा था, 1605 में 1592 देखते हैं। मानसिंह ने राजमहल यानी साहेबगंज को बंगाल की राजधानी बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1592 ईस्वी में। ठीक, आगे देखिए आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा, ये परगना थी, ये बिहार सूबा में शामिल थे। ठीक, 6 और चंपा ये बिहार सूबा में शामिल थे। वार्षिक मालगुजारी जो है 15,500 रुपया निर्धारित की गई थी इस क्षेत्र के लिए, मुगलों को देना रहता था। ठीक, उसके बाद देखें अब अकबर को देख लिए, अब देखें जहांगीर।
के समय में झारखंड की स्थिति। तो जहांगीर की एक आत्मकथा है तुजू के जहांगीरी, ठीक, तुजू के जहांगीरी। इसमें जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति हेतु उल्लेख किया गया है कि छोटा नागपुर से सोने की प्राप्ति होती थी, ऐसा उल्लेख मिलता है तुजू के जहांगीरी में, ठीक। उसके बाद तुजू के जहांगीरी में एक और उल्लेख मिलता है, एक शंख नदी है, वहां से हीरे प्राप्त करने के तरीका का वर्णन भी मिलता है तुजू के बाबरी में, तुजू के जहांगीरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शंख नदी याद रखें, ठीक। उसके बाद देखते हैं वैसा ही एक राजा होते हैं कोकरह का शासक है दुर्जन शाह या दुर्जन साल इनको कहते हैं। ये मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी थे। वही मधुकरण शाह जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था, फिर दुर्जन शाह आते हैं, इनके उत्तराधिकारी बनते हैं और इन्होंने फिर से ऐलान करते हैं कि मुगलों को मालगुजारी देना नहीं है। नागवंशी शासकों को, ये नागवंशी शासक थे दुर्जन शाह, इन्होंने फिर से माना कर दिया कि मुगलों को मालगुजारी अब नहीं दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं 1612 ईस्वी में जहांगीर के एक नया सूबेदार जफर खां नियुक्त करता है। जहांगीर ने जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करता है। जफर खां को आदेश दिया कि कोकरह क्षेत्र यानी छोटा नागपुर पर अधिकार करने का आदेश दिया जफर खां को। कौन? तो जहांगीर, ठीक। और ये जाफर खान के अचानक मृत्यु हो गई, वो बीमार हो गया था, तो इसलिए ये अपने उद्देश्य में सफलता नहीं पाए। फिर से जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करता है और जहांगीर आदेश देता है, इब्राहिम खां को कहता है कि कोकरह पर जाके विजय प्राप्त करो, ठीक, कोकरह पर विजय प्राप्त करो। इब्राहिम खां ये कोकरह क्षेत्र पर अधिकार भी कर लेता है और यहाँ पे हीरो के प्रसिद्ध शंख नदी पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक। उसके बाद देखिए इब्राहिम खां नागवंशी राजा दुर्जन साल जो है, दुर्जन शाह कहिए या दुर्जन साल कहिए, को 12 वर्ष के लिए ग्वालियर के किले में बंदी बना लेता है। ये होता है 1615 से 1627 ईस्वी तक बंदी बना लेता है। इसका कारण क्या है? तो दुर्जन साल जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आपको याद है अभी हम लोग देखे कि दुर्जन साल एक ऐसे नागवंशी शासक थे जो मुगलों को मालगुजारी देने से मना कर दिया था, ठीक। और उसके बाद जब इब्राहिम शाह आता है, ये सूबेदार था जहांगीर नियुक्त किया था बिहार में, तो इब्राहिम शाह आता है, ये फिर से दुर्जन शाह को हराता है और 12 साल के लिए ग्वालियर में कैद कर देता है 1615 से 1627 ईस्वी तक, ठीक। दुर्जन शाह को लेकर एक कहानी है कि 1627 ईस्वी में जहांगीर ने दुर्जन शाह को मुक्त कर दिया, ठीक। इसके पीछे ये कहानी बताई जाती है कि जहांगीर के दरबार में हीरा के परिचय को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इस विवाद को सॉल्व करने के लिए दुर्जन शाह को ग्वालियर से बुलाया गया और दुर्जन शाह ने नकली और असली हीरा की पहचान की, जिसकी वजह से जहांगीर खुश होकर दुर्जन शाह को मुक्त कर दिया और वहीं पे उसने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी, ठीक। और शाह की उपाधि देते हुए तो दुर्जन शाह इससे खुश हुए और फिर जहांगीर को कहे कि हम मुगलों को 6000 रुपया वार्षिक कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से इनके पीछे एक कहानी है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, झारखंड के विशेष कई एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि शाह की उपाधि दुर्जन साल को किसने दिया था? तो ये दिया था जहांगीर ने, ठीक। आगे देखते हैं शाहजहां से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। पहला पॉइंट है कि शाहजहां ने नया सूबेदार बिहार का नियुक्त किया शाइस्ता खां को, ठीक। शाइस्ता खां को आदेश दिया कि पलामू पर अधिकार करने के लिए आदेश दिया। शाइस्ता खां ने 1641 में पलामू पर आक्रमण किया। अब पलामू के उस समय के राजा थे प्रताप राय उसके साथ संधि करते हुए हैं और 80,000 रुपये देने की स्वीकृति प्राप्त करते हैं और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि हम पटना में हाजिरी लगाएंगे आके, ठीक। तो शाइस्ता खां पलामू के राजा प्रताप राय को हराते हैं और प्रताप राय एक संधि पे हस्ताक्षर करते हैं कि 80,000 रुपया हम आपको देंगे और पटना में आकर अपना हाजिरी लगाएंगे। ये हाजिरी लगाने का एक सीधा सा तात्पर्य ये है कि हम आपका अधीनता स्वीकार कर लिए, आप ही मेरे लिए सर्वे सर्वा हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देखा कि मध्यकालीन भारत से संबंधित जो भी झारखंड से इम्पोर्टेंट तथ्य थे। अब हम देखेंगे आगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में, ठीक। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में अब देखिए